मूवी के स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि एक तबाह हाल जले हुए शहर में से जरूरत की चीजें इकट्ठी कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त ये बार बार सन की तरफ देख रहा होता है जैसे कि दिन ढलने से पहले इसी किसी जगह पर पहुंचना हो। जैसे ही सन गुरूब होने के बहुत करीब होता है तो ये शख्स भागता हुआ शहर से बाहर निकलता है। शहर पूरी तरह से जल चुका है और यहाँ पर कोई भी इंसान अब जिंदा नहीं बचा। ये शख्स भागता हुआ एक केव में जाता है और यहाँ पर इसके दो छोटे बेटे होते हैं जो कि भूख और प्यास से रो रहे होते हैं। इट्स मीन के इस वक्त इसके बच्चों को संभालने के लिए भी इसके साथ कोई नहीं है और ये उन्हें इस केव में छोड़कर ही जलते हुए शहर में से अपने लिए जरूरत की चीजें, खाने पीने की चीजें इकट्ठी करने के लिए गया था। यहाँ पर हमारी मूवी का फर्स्ट सीन खत्म होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस वक्त आधी दुनिया खत्म हो चुकी है और ये शख्स जिसका नाम पॉल है, इसके दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं। इसी ने उनको शिकार करना, लड़ना और पढ़ना लिखना सिखाया है और इस वक्त इसने जंगल में एक बहुत ही मिस्टीरियस घर बनाया हुआ है जिसके हर डोर के ऊपर लकड़ी के मजबूत डबल डोर्स हैं। यहाँ तक कि इसकी विंडोज के ऊपर भी लकड़ी के मजबूत तख्ते लगे हुए हैं जिन्हें सन डलने से पहले यानी रोशनी के जाने से पहले इसका बेटा अच्छे तरीके से लॉक कर रहा होता है। जरूर यहाँ भी इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिससे कि लोग अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसी वक्त पॉल बाहर खड़ा हुआ अपने बड़े बेटे का वेट कर रहा होता है। इसका बड़ा बेटा थॉमस पास ही मौजूद एक मॉल में गया होता है। अभी हम आपको इस मॉल की हकीकत भी बताएंगे कि वो कैसा मॉल है, लेकिन फिलहाल इस वक्त पॉल यहाँ पर खड़ा अपने बेटे का वेट कर रहा होता है और आज भी वो बार बार सन की तरफ देख रहा है। और जब ये थॉमस को दूर से भागता हुआ अपने घर की तरफ आता हुआ दिखता है तो इसकी जान में जान आती है और ये उसे कहता है कि तुम लेट हो, तुम गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें सूरज ढलने से पहले, सन के जाने से पहले हर हाल में घर में आ जाना चाहिए। और इसके बाद ये लोग जल्दी से अपने घर के अंदर जाते हैं और सारे डोर्स और विंडोज को अच्छी तरह से डबल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन से बंद कर देते हैं। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और ये लोग लालटेन जलाकर डिनर करने लग जाते हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों का ध्यान अपने घर से बाहर की तरफ ही है। इनकी पूरी नजर है अपने घर से बाहर, जैसे कि शायद इन पर कोई हमला होने वाला है या ये किसी चीज से बेहद ज्यादा घबराए हुए हैं। यहाँ तक कि अपने घर से बाहर मौजूद किसी चीज से बचने के लिए अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। अभी ये लोग वहाँ पर बैठे आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इनका डॉग इनको फर्स्ट साइन देता है जैसे कि इनके घर के अंदर कोई चीज घुसने की कोशिश कर रही है और ये लोग फटाफट से सडनली अपनी अपनी गन्स उठाते हैं और उसे मारने के लिए डाउनस्टेयर्स चल पड़ते हैं। इनके घर के बाहर जो भी है, लेकिन इस वक्त तक वो घर के अंदर नहीं आया होता। वो डोर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये लोग डोर को पकड़कर उसे टूटने से बचा लेते हैं। बहुत घबराए हुए, डरे हुए कि बड़ी बहादुरी से डोर को पकड़े रखते हैं और बिल आकर इनकी जान बच जाती है। कहने का मकसद ये है कि अगर इनके घर के बाहर इस वक्त कोई बहुत ताकतवर चीज इन्हें मारना चाहती है तो वो रात के वक्त ही बाहर निकलती है और इनके घर पर हर रात को अटैक करती है। लेकिन दिन के वक्त ऐसा क्यों नहीं होता? पॉल का छोटा बेटा जोसेफ, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस चीज के बारे में सारी डिटेल्स अपनी डायरी में लिख रहा होता है, जैसे कि वो उसकी हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहा हो और अपने फादर को उसके हर मूव के बारे में बताता है। कितनी दफा उसने डोर नॉक किया, कितनी दफा उसने डोर तोड़ने की अटेम्प्ट की, क्या उसे यकीन था कि डोर टूटेगा या नहीं। बहरहाल जब सुबह होती है तो ये लोग अपने डोर को बाहर की तरफ से देखते हैं। डोर पर बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं, यहाँ तक कि वो इंसेक्ट से, कॉकरोचेस से भरा होता है और तकरीबन उसकी वुड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसलिए पॉल को अब इस डोर को रिप्लेस करना होगा। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि इन्हें खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए शहर में जाना होगा। बस पॉल ये फैसला करता है कि वो डोर को ठीक करेगा, वो अपने घर को सारा रिपेयर करेगा और उसके दोनों बेटे इकट्ठे शहर में सामान ढूंढने के लिए जाएंगे। और ये दोनों बेटे शहर में सामान ढूंढने के लिए चल भी पड़ते हैं। रास्ते में पॉल का बड़ा बेटा थॉमस अपने भाई को ट्रिक करके दोबारा से मॉल की तरफ चला जाता है
और उसे कहता है कि रात होने से पहले तो मुझे यहाँ से इसी जगह से पिक कर लेना। असल में इन लोगों के अलावा भी यहाँ पर इस इलाके में कुछ और लोग रहते हैं जिन्होंने मॉल को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ है। क्योंकि इनकी तादाद कुछ ज्यादा है इसलिए बाहर फिरने वाले क्रिएचर्स इन्हें कुछ नहीं कहते। थॉमस असल में यहाँ पर एक लड़की को पसंद करता है जिसे मिलने के लिए वो रोजाना अपने फादर और ब्रदर से झूठ बोलकर यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों की काफी खिदमत करता है वो। लेकिन गर्ल तो उससे प्यार करती ही है। लेकिन आज रात होने से पहले जब वो वापस अपने घर जा रहा होता है तो वो एक अंधेरी खाई में गिर जाता है जिसमें ऑलरेडी दिन के वक्त भी बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। थॉमस का भाई जब उसे लेने के लिए यहाँ पर आता है तो उसे थॉमस नहीं मिलता। वो समझता है कि हो सकता है मेरा भाई मुझसे पहले ही घर चला गया हो, इसलिए वो भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जबकि थॉमस तो नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो गया होता है। घर जाने पर जब फादर को पता चलता है कि थॉमस तो घर नहीं आया तो वो सोचते हैं कि हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, रात हो चुकी है। लेकिन वो फिर भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए रात को उसे ढूंढने के लिए जंगल में अकेले जाने का फैसला करते हैं और वो जोसेफ को अकेले ही घर में अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हमारी मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक हमने इन्हें किसी चीज से डरते हुए देखा है, दुनिया को तबाह होते हुए देखा है, लेकिन इसकी रीजन अभी तक हमें नहीं पता थी। पॉल जैसे कि अपने बेटे जोसेफ को ढूंढते हुए उस खाई तक पहुंचता है तो उस पर कोई क्रिएचर हमला कर देता है। पॉल उस क्रिएचर को मार तो देता है लेकिन वो खुद बेहद जख्मी हो जाता है। पॉल के लिए इस क्रिएचर को मारना बहुत आसान था, लेकिन फिर ये लोग इससे छुपकर क्यों रहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोसेफ जो कि घर पर अकेला रह गया होता है। उसकी आंख लग जाती है, सो जाता है वो, और तभी उसके डोर में मौजूद एक छोटे से हॉल में से एक दूसरा क्रिएचर अपने हाथ को उस तक ले जाने की कोशिश करता है। बहुत लंबे नेल्स के साथ वो उसे मारना चाहता है, लेकिन जब वो उस तक पहुंच नहीं पाता तो उसके बाद वो डोर तोड़कर जोसेफ के रूम में आ जाता है। जोसेफ अभी भी सो रहा होता है लेकिन अचानक से वो उठकर एक रोप खींचता है। रोप खींचते ही उसमें क्रिएचर फंस जाता है कि जोसेफ ने, जो कि काफी इंटेलिजेंट है, जानबूझकर इस क्रिएचर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और वो उसे कामयाबी से पकड़ भी लेता है। दूसरी तरफ थॉमस जो कि खाई में गिरा होता है, उसे होश आ जाती है। उसके कानों में क्रिएचर्स की बहुत तेज आवाज आ रही होती है और वो जल्दी से इस खाई से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इतनी देर में उसे ढूंढते हुए उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसे इस वक्त खाई से बाहर निकलने से मना करते हैं, बल्कि वो भी उसके साथ यहाँ पर पत्थरों से एक दीवार बनाकर खाई में मौजूद एक केव नुमा जगह पर खुद को ट्रैप कर लेते हैं। इन लोगों को और किसी को भी अब तक ये पता नहीं था कि ये जीव कौन है और ये कहाँ से आए हैं। ये क्रिएचर्स क्या ये एलियन है या इसी धरती के हैं। लेकिन जब ये लोग खुद को केव में ट्रैप कर लेते हैं और वहाँ पर जस्ट ग्राउंड की तरफ एक छोटा सा होल बच जाता है, पॉल बेचारे को इस वक्त समझ आती है कि लाखों की तादाद में क्रिएचर्स जमीन के नीचे रहते हैं और वो जमीन के नीचे से ही बाहर निकलते हैं। उनकी खोदने की स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि वो इसी धरती के हैं। एक कॉकरोचेस की म्यूटेंट शक्ल। इसी वक्त सैकड़ों की तादाद में क्रिएचर्स होल से ऊपर आने की कोशिश करने लग जाते हैं जिनकी आवाज बेहद खतरनाक है। पॉल घबराकर इस होल में ही बॉम्ब फेंक देता है। बॉम्ब के चलने से पूरी केव टूट जाती है और पॉल बहुत जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि वो तो अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिरा रहता है। लेकिन उसका बड़ा बेटा थॉमस जो कि अभी सही होता है, सही हालत में होता है, वो सुबह होने पर अपने फादर को केव में से निकालकर, खाई में से निकालकर बाहर जमीन पर ले आता है सनलाइट में, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। तो जोसेफ भी इन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो अपने फादर को अपनी मिनी कार में रखकर अपने घर तक वापस ले जाता है। उसका भाई थॉमस एक दफा फिर बेवकूफाना हरकत करता है। ये लोग अपने फादर को उठाने की, उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं और जब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो बस मरने ही वाले हैं तो थॉमस एक दफा फिर अपने छोटे भाई को ट्रिक करके उसे अपने साथ अपने फादर को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर मॉल में जाकर रहने के लिए कहता है कि ये तीनों वहाँ पर रहेंगे और इनका वहाँ पर बहुत ख्याल किया जाएगा। लेकिन जब ये लोग मॉल के गेट पर ही पहुंचते हैं, यहाँ तक कि अभी उसकी बाउंड्री से भी
बहुत दूर होते हैं। तो शार्लेट के पेरेंट्स वो गर्ल जिसे थॉमस प्यार करता था, उसके पेरेंट्स जो कि इस मॉल के ओनर हैं, वो इन लोगों को अपने डोर से ही भगा देते हैं। उनके पास सप्लाईज कम है, मेडिसिन कम है और वो किसी भी बीमार शख्स को अपने घर पर नहीं रख सकते, इसलिए वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन थॉमस तो उनका बहुत प्यारा है, वो अकेला यहाँ पर रुक सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन थॉमस तो अपने फादर को लेकर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन वापस जाने से पहले उसकी बेवकूफाना हरकतों की वजह से उसकी अपने भाई के साथ लड़ाई हो जाती है। मौका अच्छा है, थॉमस अपने भाई और जख्मी फादर को छोड़कर मॉल में ही रहने के लिए चला जाता है। लेकिन ये सब उसके प्लान का हिस्सा होता है। वो मॉल में अपनी गर्ल शार्लेट को यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ अपने फादर के लिए मेडिसिन चुराने लग जाता है। इतनी देर में यहाँ पे शार्लेट आ जाती है जो कि उसे देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती बल्कि उसे मेडिसिन ले जाने देती है। लेकिन थॉमस की तो जैसे किस्मत ही खराब थी, वो जैसे ही मॉल में से बाहर निकलता है तो यहाँ पर मौजूद दूसरे लोग उसकी तलाशी लेते हैं। उसके पास से मेडिसिन निकल आती हैं। न जाने कितना बड़ा क्राइम था ये कि वो लोग थॉमस को पकड़कर बांध लेते हैं और उसे घर की बेसमेंट में ले जाते हैं। फुल टॉर्चर करते हैं वो उसको, लेकिन उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज शार्लेट और उसके पेरेंट्स तक ना जाए, इसलिए वो लोग यहाँ पर बहुत तेज म्यूजिक लगा देते हैं। बस इनके म्यूजिक लगाने की देर ही थी, एक शख्स जो कि गन से थॉमस की लेग पर हिट करने ही वाला होता है कि जमीन से हजारों की तादाद में क्रिएचर्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मार देते हैं। शार्लेट की मदर को, उसके फादर को। जैसे ही एक क्रिएचर शार्लेट की मदर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बड़ी तेजी के साथ अपने मुंह को झटकता है और जैसे वैक्यूम की तरह वो पूरी की पूरी बॉडी अपने अंदर खींच लेता है। अब बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ शार्लेट और थॉमस, जो कि बड़ी हिम्मत के साथ इन क्रिएचर्स का सामना करते हैं और मौका पाकर वो मॉल से रात के वक्त ही बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सारे क्रिएचर्स मॉल के अंदर हैं। थॉमस जल्दी से शार्लेट को लेकर अपने घर वापस आने का फैसला करता है। अब दूसरी तरफ हमें जोसेफ और उसके घर को दिखाया जाता है। उसके घर के नीचे भी क्रिएचर्स ने बाहर निकलने के लिए ट्रैप्स बना रखे हैं। जोसेफ जो कि काफी इंटेलिजेंट है, जब वो क्रिएचर्स के इन मूव्स को नोट करता है वो समझ आता है कि अब उसकी खैर नहीं और वो खुद को बचाने के लिए एक ट्रैप बनाना स्टार्ट कर देता है। जब थॉमस यहाँ पर आता है तो वो अपने फादर को मेडिसिन खिलाता है और फिर इसके बाद थॉमस और शार्लेट जोसेफ के साथ उसके ट्रैप को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। थॉमस और जोसेफ के फादर पॉल अभी भी अनकॉन्शियस अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं और तभी वहाँ पर छत की सीलिंग से एक क्रिएचर उनके पास नीचे उतरता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ जोसेफ और थॉमस जो कि घर की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें अपना पूरा घर ही क्रिएचर्स की वजह से वाइब्रेट करता हुआ, हिलता हुआ, शेक करता हुआ नजर आता है। ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इतनी देर में इनके फादर अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। इट्स मीन कि उन्होंने अकेले ने ही फिर दोबारा से उस क्रिएचर को मार दिया था और यहाँ तक कि वो समझ चुके थे कि जोसेफ किस ट्रैप को बना रहा था। वो इन्हें अपने ट्रैप पर अमल करने के लिए उसमें जाकर बैठने के लिए कहते हैं कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। जितनी देर में वो अपने ट्रैप पर काम कर रहे हैं उतनी देर तक पॉल उन क्रिएचर्स को रोकेगा। बड़े खतरनाक क्रिएचर्स बारी बारी से पहले पॉल पर हमला करते हैं, लेकिन वो तो बड़ी बहादुरी से उन्हें एक एक करके मारता जाता है और इसके बाद वो सब इकट्ठे होकर पॉल पर हमला करते हैं और पॉल अपने पीछे मौजूद अपने बैक डोर को बंद कर देता है, जिससे दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे और शार्लेट ट्रैप बना रहे होते हैं। वो जानता है कि अगर उसे अपने बच्चों को बचाना है तो उसे हर हाल में अपनी कुर्बानी देनी होगी। इतनी देर में जोसेफ और थॉमस ट्रैप को कंप्लीट कर लेते हैं और अपने फादर को उतर आने के लिए कहते हैं।
लेकिन फादर तो बस अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि वो किसी भी हालत में उनके साथ इस केस में फिट नहीं हो सकेंगे और उनकी वजह से उनके बच्चों की जान को भी खतरा होगा। बस वो अपनी कुर्बानी दे चुके हैं और इतनी देर में ही जोसेफ के बनाए हुए ट्रैप में आग लग जाती है। इसी तरह से तो उसने अपना ट्रैप बनाया था। जैसे ही आग लगती है तो पूरा घर जलना शुरू हो जाता है और बिल आखिर इन तीनों को भागकर अपने बनाए हुए स्पेशल संदूक में जाकर बैठना पड़ता है। पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, हर चीज जल जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टील का बना हुआ संदूक ही बच जाता है। जिसके बाद ये लोग इसमें से बाहर निकलते हैं बिल्कुल सही सलामत। लेकिन दूसरी तरफ क्रिएचर्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता। उनमें पूरी तरह से आग लगी हुई है और वो भी घर के मलबे से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और ये तीनों अपनी मिनी कार में बैठकर अपने घर से दूर जाना चाहते हैं। और देखते ही देखते इनके पीछे क्रिएचर्स एक बहुत बड़े जायंट फायरवॉल में चेंज हो जाते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं और लाइक अ बॉल वो बड़ी तेजी से इनके करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इनके बेहद करीब आ जाते हैं तो शॉर्लेट उन पर फायर करती है जिससे उनका फायर बॉल टूट जाता है और अब वो जमीन पर गिरकर आग में पूरी तरह से जलकर बिलाखिर मर जाते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इस वक्त सनलाइट आ चुकी है, दिन हो चुका है। ये तीनों जो कि जिंदा बच गए हैं अपने आसपास के इलाके में दूसरे लोगों को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता। लेकिन ये तीनों हिम्मत नहीं हारते और दोबारा से अपनी एक नई दुनिया बनाने का इरादा करते हैं और अपनी मिनी कार में बैठकर ये अपने सामने मौजूद माउंटेन की टॉप की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर जाकर ये अपना न्यू हाइड आउट बनाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।